हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज आपको हम क्लास 11th की आरोह बुक से गलता लोहा नामक पाठ, जो कि शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में बताएंगे, उसका सारांश बताएंगे। तो आपको बता दें, हिंदी साहित्य की नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख कहानीकार शेखर जोशी जी हैं, जो बहुत बड़े कहानीकार हैं। इनकी रचनाओं के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा जितना कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। इनकी रचनाएं कोशी का घटवार, सात के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। अब आपको बताते हैं कि इनकी रचनाएं जो लिखी गई हैं, उसकी शैली बड़ी ही रोचक और वर्णन प्रधान है। कहीं कहीं शैली में संवादात्मकता का गुण भी विद्यमान है, जिससे कहानी को गति मिलती है। इस प्रकार जोशी जी की भाषा शैली सरल, सहज, प्रवाहमयी और प्रसंग के अनुकूल है। शेखर जोशी, अब हम आपको बताते हैं इस गलता लोहा जो उन्होंने लिखा है पाठ, इसका सारांश क्या है। शेखर जोशी द्वारा जो लिखित कहानी गलता लोहा है, वो समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी के लेखक ने जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला साबित करते हुए मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। इस कहानी का संक्षिप्त सारांश आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक मोहन नाम का एक निर्धन पुरोहित, जो बंशीधर का बेटा है। पुरोहित जी अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थे। उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थीं। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि बालक था। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह का कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल पास करने पर मिली छात्रवृत्ति ने मोहन को एक मेधावी छात्र सिद्ध कर दिया। मोहन के पिता बंशीधर जी की हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने उसे आगे पढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए और ऐसे प्रयास किए कि वह आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाला नदी की समस्या बन जाया करती थी। इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के पिता ने नदी के पार रास्ते में पड़ने वाली नदी के पार एक गांव था, उसमें अपनी एक यजमान के यहाँ मोहन का रहना तय कर दिया गया। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले बंशीधर जी मोहन को घर ले आए। इसके बाद वे निरंतर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन पुरोहित बिरादरी का ही एक युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की आगे की पढ़ाई की चिंता को उसके सामने रखा। रमेश ने बंशीधर को न केवल सांत्वना दी, बल्कि मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज देने का सुझाव भी दिया। उसने मोहन को ठीक प्रकार से रखने और उसे पढ़ाने का आश्वासन भी दिया। बंशीधर जी
इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गए और उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। घर की महिलाएं उसे सारा दिन काम में व्यस्त रखती। रमेश ने उसे घर में नौकर के समान रखा और उसका दाखिला साधारण से स्कूल में करा दिया। पूरे दिन घर का काम करते रहने के कारण मोहन थक जाता था और पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाता था। इस प्रकार गांव का वह मेधावी छात्र एक सामान्य सा बालक बनकर रह गया था। उसका गांव से नाता लगभग टूट ही गया। उसे अपने माता पिता को भी अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें यह बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब वह वापस लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार के सदस्य उसे आगे बढ़ाने के हक में नहीं थे। उनका मानना था कि बहुत से BA MA की भी रोज़गार फिरते रहते हैं, उन पर कोई भी बेरोज़गारी इतनी है कि उन पर कोई भी रोज़गार नहीं मिलता उन्हें। अतः मोहन को हाथ का कोई काम सीखना चाहिए। रमेश ने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। उसकी दिनचर्या में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सारा दिन घर के काम करता और पढ़ाई के लिए उसे समय ही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार गांव का एक मेधावी कुशाग्र बुद्धि मोहन का शहर में आकर भविष्य चौपट हो गया। मोहन के पिता को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। समय बीतने के साथ साथ मोहन वापस अपने गांव में आकर रहने लगा। एक दिन मोहन अपने खेत के किनारे की कांटेदार झाड़ियों को काट छांट करने के उद्देश्य से घर से निकला। उसने देखा कि उसके हसुए की धार कुंद पड़ गई है। उसकी धार तेज करवाने के लिए वह अपने बचपन के सहपाठी धनराम लोहार के ऑफर पर गया। धनराम गांव की शिल्पकार जाति से संबंध रखता था। मोहन पुरोहित जाति का था। ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों के से मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता था। मोहन ये सब जानते हुए भी धनराम के ऑफर पर काफ़ी देर बैठा रहा। मोहन के हंसुए की धार तेज करने के बाद धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने लगा, किंतु सफल नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक जो धनराम था ना, वो लोहे की एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने लगा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तभी अचानक मोहन अपनी जगह से उठा। उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट लोहे पर की। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करके निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे की सुगड़ गोले का रूप दे दिया। लोहे की छड़ कैसी बन गई? सुगड़ गोले के रूप में बन गई। अब यह सब तेजी से हुआ कि धनराम हैरान हो गया देखकर, वो खड़ा ही रह गया वहाँ पर। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। तो ये सारांश है। इसके बाद हम आपसे इसी पाठ से रिलेटेड आपसे कुछ वन वर्ड बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आप उसके उत्तर सुनना, समझना